सोचने वाली बात है कि एक ऐसी मशीन मौजूद है जो बिजली के बिल में लाखों रुपए की बचत कर सकती है। हाँ, और वो भी कोई बहुत भारी भरकम बदलाव करके नहीं। बिल्कुल। मतलब लाल बत्ती और हरी बत्ती का एक बहुत ही सूक्ष्म खेल खेल कर, वो भी एक सेकंड में हजारों बार। बिना किसी शोर शराबे के। सही कहा। सिर्फ डिजिटल स्विचों को ऑन और ऑफ करके एक पूरी की पूरी औद्योगिक मशीनरी को नियंत्रित करना। मैं आज इस डीप डाइव का होस्ट हूं और मेरे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं। नमस्ते। ये तकनीकी दुनिया के सबसे बेहतरीन रहस्यों में से एक है। मतलब दशकों से हमारी औद्योगिक दुनिया एक बहुत ही बुनियादी और बाइनरी सिद्धांत पर चलती आ रही है। मतलब या तो मशीन पूरी तरह से ऑन है या फिर पूरी तरह से ऑफ है। एकदम सही। और जब बात भारी मोटरों और बड़े कंप्रेसर की होती है तो ये साधारण ऑन ऑफ वाला तरीका असल में बहुत बड़ी तकनीकी और आर्थिक समस्या बन जाता है। और यहीं से हमारी आज की इस चर्चा की शुरुआत होती है। द इंजीनियरिंग माइंडसेट नाम के यूट्यूब चैनल ने एक बेहद शानदार और विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। हाँ, उनका वो वीडियो बहुत गहराई से समझाता है कि VFD यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारा आज का मिशन ये जानना है कि कैसे ये तकनीक हमारे आसपास की भारी मशीनों जैसे बड़े HVAC सिस्टम्स को न सिर्फ स्मार्ट बनाती है बल्कि उन्हें ऊर्जा कुशल भी बनाती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये ऑन ऑफ वाली समस्या आखिर इतनी गंभीर क्यों है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें उस पल पर ध्यान देना होगा जब कोई बड़ी मशीन चालू होती है। पारंपरिक फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर्स केवल एक ही गति पर काम करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। मतलब वो अपनी स्पीड बदल नहीं सकते? हाँ, तो जब मेन स्विच को चालू किया जाता है तो मोटर अपनी स्थिर अवस्था से अचानक पूरी गति पकड़ने की कोशिश करती है। बाप रे। और इस प्रयास में वो सिस्टम से अचानक बहुत भारी मात्रा में करंट खींचती है। इस शुरुआती झटके को इंजीनियरिंग की भाषा में इनरश करंट कहा जाता है। तो मतलब ये सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी नहीं है बल्कि मशीन के साथ होने वाली एक तरह की हिंसा है। तकनीकी रूप से कहें तो हाँ, ये इनरश करंट सामान्य रनिंग करंट से 6 से 8 गुना तक ज्यादा हो सकता है। 6 से 8 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। ये अचानक आया बिजली का तूफान न केवल तारों को गर्म करता है बल्कि मोटर के अंदर के पुर्जे, बेल्ट और गियर पर भारी भौतिक दबाव डालता है। मतलब मशीन पूरी तरह से झटके से कांपती होगी। हाँ, और सबसे बड़ी बात, अगर किसी बड़ी इमारत में कूलिंग की जरूरत थोड़ी सी ही है तो भी वो फिक्स्ड स्पीड मशीन अपनी पूरी 100% ताकत से ही चलेगी। वो वातावरण को बहुत ज्यादा ठंडा कर देगी और फिर अचानक बंद हो जाएगी। सही कहा। ये तो वैसे ही हुआ कि अगर किसी को अपनी कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैफिक में चलानी हो लेकिन कार के अंदर सिर्फ 2 ही विकल्प मौजूद हो। मतलब या तो एक्सीलेटर को पूरा फर्श तक दबा दें या फिर इंजन को पूरी तरह बंद कर दें। ऐसे में सफर कैसा होगा? झटके लगेंगे, ईंधन बर्बाद होगा और इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। ये तुलना स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करती है। इसीलिए ग्रैंडफॉस जैसी कंपनियों द्वारा विकसित इन्वर्टर कंप्रेसर्स और इन VFD का संयोजन आज के HVAC और औद्योगिक सिस्टम्स में एक मुख्य क्रांति ला रहा है। हाँ। VFD मशीन को ये बुद्धिमत्ता देता है कि वो अपनी गति को जरूरत के हिसाब से धीमा या तेज कर सके। तो अगर कमरे में बस थोड़ी सी कूलिंग चाहिए तो कंप्रेसर अपनी क्षमता का केवल 20 या 30% ही इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल। यह मांग और आपूर्ति का एकदम सटीक संतुलन है। ये जानकारी उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ये जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास की मशीनें ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करती हैं, वो भी बिना किसी भारी तकनीकी शब्दों के बोझ तले दबे। हाँ, क्योंकि इसका असर सीधे तौर पर हमारे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो चलिए इस मशीन के अंदर झांकने से पहले हमें इसके ईंधन यानी बिजली के मूल स्वभाव को समझना होगा। सही कहा। स्रोत सामग्री में बिजली के व्यवहार को समझाने के लिए बहुत ही रोचक तरीके अपनाए गए हैं। अगर हम DC यानी डायरेक्ट करंट की बात करें तो इसे एक शांत नदी की तरह दर्शाया गया है जिसका पानी केवल एक ही दिशा में बहता है। हाँ, लेकिन मैंने स्रोत में एक बहुत ही अजीब बात देखी। मतलब स्रोत के अनुसार इलेक्ट्रॉन असल में बैटरी के नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर बहते हैं। हाँ, यहाँ पर इतिहास का एक बहुत ही अजीबोगरीब पहलू सामने आता है। वही तो, हमारी पुरानी थ्योरी के अनुसार, जिसे कन्वेंशनल करंट कहा जाता है, हम आज भी सारे सर्किट डायग्राम में यही तीर बनाते हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहता है। ये कैसे संभव है कि पूरी दुनिया एक गलत दिशा वाले नक्शे का इस्तेमाल कर रही है? इसके पीछे असल में बेंजामिन फ्रैंकलिन और शुरुआती वैज्ञानिकों का हाथ है।
जब उन्होंने बिजली का अध्ययन शुरू किया था तब इलेक्ट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी। अच्छा, तो उन्हें पता ही नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस एक अनुमान लगाया कि बिजली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहती होगी, जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरता है। समझ गया। जब सदियों बाद असलियत पता चली कि असल में नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं, तब तक सारी किताबें, नियम और डायग्राम छप चुके थे। तो मतलब वैज्ञानिकों ने तय किया कि पुरानी व्यवस्था को ही चलने दिया जाए। ये विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही मजेदार सच है ना? लेकिन चलिए शांत नदी से बाहर निकलते हैं। स्रोत सामग्री बताती है कि जब हम एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, एसी कोई नदी नहीं है। बिल्कुल, ये समुद्र के ज्वार की तरह है जो आगे पीछे होता रहता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे घरों और कारखानों में आने वाली ग्रिड की बिजली इसी प्रकृति की होती है। इसमें तांबे के तार के अंदर इलेक्ट्रॉन एक दिशा में नहीं बहते, बल्कि वे अपनी जगह पर आगे पीछे कांपते रहते हैं, एक बार आगे एक बार पीछे। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके साथ रस्सा कशी का खेल खेल रही हो। लेकिन ये अदृश्य ताकत आती कहाँ से है? पावर प्लांट में ऐसा क्या हो रहा है जो इलेक्ट्रॉनों को इतनी तेजी से आगे पीछे कर रहा है? इसके लिए हमें जनरेटर के भौतिक स्वरूप को समझना होगा। जनरेटर के अंदर तांबे के तारों की कॉइल होती है और उनके बीच एक विशाल चुंबक घूम रहा होता है। ओके। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तार के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही चुंबक घूमता है और उसका एक ध्रुव तार के पास आता है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में खींचता है। और जब चुंबक घूमकर अपना दूसरा ध्रुव तार के पास लाता है तो वो बल इलेक्ट्रॉनों को उल्टी दिशा में धकेलता है। बिल्कुल। और क्योंकि चुंबक गोल गोल घूम रहा है, इसलिए ये खींचने और धकेलने का बल अचानक से नहीं लगता। सही कहा। जब ध्रुव दूर होता है तो बल शून्य होता है, फिर वो पास आता है तो बल शिखर तक पहुंचता है और फिर वापस शून्य हो जाता है। तो इस पूरी भौतिक प्रक्रिया का गणितीय रूप एक लहर है जिसे हम साइन वेव कहते हैं। हाँ, वोल्टेज कभी स्थिर नहीं रहता। ये शून्य से शुरू होता है, ऊपर पॉजिटिव शिखर तक जाता है, वापस शून्य पर आता है, फिर नीचे नेगेटिव शिखर तक जाता है और फिर से शून्य पर लौट आता है। ये जनरेटर का एक पूरा चक्कर है। स्रोत के आंकड़ों पर गौर करें तो ये लहर बनने की गति दिमाग घुमा देने वाली है। बिल्कुल है। उत्तरी अमेरिका में ये ग्रिड 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। इसका मतलब है कि वो विशाल चुंबक एक सेकंड में 60 चक्कर लगा रहा है और करंट एक सेकंड में 120 बार अपनी दिशा बदल रहा है। बाप रे। और बाकी दुनिया में जहां 50 हर्ट्ज का मानक है, वहां करंट एक सेकंड में 100 बार दिशा बदलता है। लेकिन यहाँ एक और चुनौती है। किसी छोटे पंखे या टीवी के लिए ये सिंगल लहर यानी सिंगल फेज काफी है। लेकिन जब हम एक भारी औद्योगिक कंप्रेसर की बात करते हैं तो ये एक लहर काफी नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि जब साइन वेव अपने शिखर से नीचे शून्य की ओर आती है तो ताकत में एक क्षणिक गैप आ जाता है। हाँ, खाली जगह बन जाती है। हाँ, भारी मशीनों को ये गैप पसंद नहीं है। उन्हें लगातार और निरंतर ताकत चाहिए। तो इस समस्या को हल करने के लिए 3 फेज बिजली का जन्म हुआ। बिल्कुल। 3 फेज इंजीनियरिंग का एक बहुत ही चतुर समाधान है। पावर प्लांट में जनरेटर के अंदर सिर्फ एक कॉइल के बजाय 3 अलग-अलग कॉइल लगाए जाते हैं। अच्छा। इन तीनों को एक दूसरे से भौतिक रूप से 120 डिग्री की दूरी पर रखा जाता है। इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही सरल दृश्य बनाता हूँ। कल्पना कीजिए कि 3 लोग एक टैंडम साइकिल चला रहे हैं जिसमें 3 पेडल हैं। बढ़िया उदाहरण है। अगर सिर्फ एक आदमी साइकिल चला रहा हो तो जब उसका पेडल एकदम ऊपर या नीचे होता है तो उस पल साइकिल पर कोई जोर नहीं लग रहा होता। सही। लेकिन अगर 3 लोग हैं और उनके पेडल एक दूसरे से अलग अलग कोण पर सेट हैं, तो जब पहले आदमी का पैर थक कर नीचे पहुंचता है, ठीक उसी पल दूसरे आदमी का पैर पूरे जोर से पेडल को नीचे धकेल रहा होता है। ये एनालॉजी इस प्रक्रिया को बहुत सटीक ढंग से दर्शाती है। शुक्रिया। 3 फेज में जब फेज 1 की लहर शून्य पर गिर रही होती है, फेज 2 की लहर अपने शिखर पर पहुंच रही होती है। इन तीनों लहरों के आपस में गुंथे होने के कारण कुल पावर में कभी भी शून्य का गैप नहीं आता। मशीन को लगातार धकेलने वाली ताकत मिलती रहती है। यहाँ पर आकर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। अब हमारे पास एक विशाल समुद्र है जहाँ 3 फेज एसी बिजली की 3 अलग-अलग लहरें एक दूसरे के पीछे दौड़ती भी आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारा लक्ष्य तो मोटर की स्पीड को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना है। अगर हम इस 3 फेज ग्रिड को सीधे मोटर से जोड़ देंगे
तो मोटर तो ग्रिड की 50 या 60 हर्ट्ज की गति पर ही लॉक हो जाएगी। एकदम सही। तो वीएफडी इस भारी भरकम बिजली के साथ करता क्या है? देखिए, वीएफडी इस बहती हुई एसी बिजली को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा। गति को नियंत्रण करने के लिए उसे पहले इस पूरी ऊर्जा संरचना को तोड़ना पड़ता है। यहीं से वीएफडी के पहले मुख्य हिस्से का काम शुरू होता है, जिसे रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर का काम है उस आगे पीछे होने वाली एसी को एक दिशा में बहने वाली डीसी में बदलना। लेकिन ये काम होता कैसे है? मतलब समुद्र की लहरों को एक शांत नदी में बदलना कोई आसान काम तो नहीं है। इसके लिए रेक्टिफायर के अंदर डायोड का इस्तेमाल होता है। डायोड? हाँ, 3 फेज सिस्टम के लिए आमतौर पर 6 डायोड पैरेलल में लगाए जाते हैं। डायोड को आप एक पानी के पाइप में लगे वन वे वाल्व की तरह समझ सकते हैं। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को केवल एक ही दिशा में आगे जाने देता है? बिल्कुल। और अगर इलेक्ट्रॉन वापस लौटने की कोशिश करते हैं तो डायोड का भौतिक तंत्र तुरंत रास्ता बंद कर देता है। थोड़ा रुकिए। अगर 3 फेज की लहरें लगातार ऊपर नीचे हो रही हैं और डायोड केवल एक दिशा में रास्ता दे रहे हैं, तो वे लहरों के उन हिस्सों का क्या करते हैं जो उल्टी दिशा में जाना चाहते हैं? डायोड एक तरह से बिजली के ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करते हैं। अच्छा। जो भी फेज अपने उच्चतम वोल्टेज पर होता है, डायोड केवल उसी पीक को आगे जाने देते हैं। जब लहर नीचे की ओर जाती है या नेगेटिव होती है तो डायोड उसे ब्लॉक कर देते हैं। और क्योंकि हमारे पास 3 लहरें हैं जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, डायोड लगातार एक फेज से दूसरे फेज पर स्विच करते रहते हैं, हमेशा सबसे ऊंची लहर के ऊपरी हिस्से को काटकर आगे भेजते रहते हैं। अरे, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है। कैसी समस्या? अगर डायोड केवल लहरों के ऊपरी हिस्सों यानी पीक्स को ही काट काट कर आगे भेज रहे हैं, तो जो डीसी बिजली हमें मिली है वो तो बहुत ही उबड़ खाबड़ होगी। आपका सोचना बिल्कुल सही है। मतलब ऑसिलोस्कोप पर तो ये किसी उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते या लगातार आ रहे छोटे छोटे झटकों जैसी दिखेगी। हाँ। अगर हम ये झटके वाली बिजली मोटर को देंगे तो क्या मोटर टूट नहीं जाएगी? ये चिंता बिल्कुल जायज है। इस उबड़ खाबड़ डीसी को तकनीकी भाषा में रिपल्स कहा जाता है। रिपल्स? हाँ, इस झटके वाली बिजली से मोटर भयानक रूप से कंपन करेगी और कुछ ही समय में खराब हो जाएगी। तो इसका समाधान क्या है? हमें एक सीधी और सपाट डीसी चाहिए। यहीं पर इस पूरी मशीन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, जिसे डीसी बस या फिल्टर कहते हैं। तो ये फिल्टर इन उबड़ खाबड़ झटकों को कैसे चिकना करता है? इस फिल्टर के अंदर बहुत शक्तिशाली कैपेसिटर लगे होते हैं। कैपेसिटर को आप एक बड़े स्टोरेज टैंक की तरह सोच सकते हैं जो सर्किट के बीच में लगा है। ओके। जब रेक्टिफायर से आ रही कटी हुई लहर का वोल्टेज एकदम से बढ़ता है तो कैपेसिटर उन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर सोख लेता है। ठीक वैसे ही जैसे ज्यादा पानी आने पर टैंक भर जाता है। बिल्कुल सही। और जब वो कटी हुई लहर नीचे जाने लगती है, मतलब वोल्टेज का गड्ढा आता है, तब क्या होता है? उस समय कैपेसिटर अपने अंदर जमा किए गए इलेक्ट्रॉनों को वापस सर्किट में धकेल देता है। वो उस गड्ढे को भर देता है। क्या बात है! लगातार अधिकता को सोखने और कमी के समय वापस देने की इस प्रक्रिया से वो ऊबड़ खाबड़ रास्ता एकदम चिकना हो जाता है। इस फिल्टर से बाहर निकलने वाली बिजली एक एकदम साफ, स्थिर और चिकनी डीसी बिजली होती है जो ऑसिलोस्कोप पर एक सीधी रेखा जैसी दिखती है। कमाल है। तो अब हमारी वीएफडी के पेट के अंदर एक एकदम साफ और स्थिर डीसी बिजली तैयार है। बिल्कुल। ग्रिड की लहरों का नामो निशान मिट चुका है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा विरोधाभास है। वो क्या? जिस भारी मोटर को हमें घुमाना है वो तो एक एसी मोटर है। उसे काम करने के लिए लहरें चाहिए, सीधी नदी नहीं। तो ये वीएफडी मशीन इस सीधी डीसी को वापस एसी लहरों में कैसे बदलती है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये पूरी प्रक्रिया का सबसे जादुई और जटिल हिस्सा है। अच्छा। वीएफडी का जो अंतिम भाग है उसे इन्वर्टर कहते हैं। ये इन्वर्टर उस साफ डीसी को वापस एसी में बदलता है। ओके। लेकिन इस बार फ्रीक्वेंसी ग्रिड के हाथ में नहीं बल्कि हमारे हाथ में होती है। इसके अंदर विशेष इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगे होते हैं जिन्हें आईजीबीटी कहते हैं। मुझे हमेशा से ये सवाल परेशान करता रहा है कि ये आईजीबीटी साधारण स्विचों से कैसे अलग हैं। हम घर के पंखे वाले स्विच का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि घर के स्विच मैकेनिकल होते हैं, उनमें भौतिक पुर्जे होते हैं जो आपस में टकराते हैं। हाँ, वो तो है। अगर आप उन्हें 1 सेकंड में 100 बार चालू बंद करेंगे तो वे पिघल जाएंगे या टूट जाएंगे। आईजीबीटी सॉलिड स्टेट डिवाइस होते हैं। अच्छा।
इनमें कोई भी हिलने वाला पुर्जा नहीं होता। ये सेमीकंडक्टर सामग्री से बने होते हैं और केवल सिलिकॉन के स्तर पर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकते या खोलते हैं। इसीलिए ये बिना खराब हुए 1 सेकंड में हजारों बार ऑन और ऑफ हो सकते हैं। ये तो किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। तो ये सुपरफास्ट स्विच डीसी को एसी में कैसे बदलते हैं? इसे समझने के लिए 1 मिनट, इसे समझने के लिए मैं एक सरल स्थिति की कल्पना करता हूँ। मान लीजिए किसी के पास एक साधारण सा लैंप है, एक बैटरी है और कुछ तारों के बीच ये स्विच लगे हैं। ठीक है। अगर कोई उन स्विचों को कुछ इस तरह से और इतनी तेजी से ऑन और ऑफ करे कि बैटरी से निकलने वाला करंट एक पल लैंप के बाएं से दाएं जाए और अगले ही पल दाएं से बाएं जाए। अगर यह दिशा बदलना बहुत तेजी से होता रहे तो लैंप को तो यही लगेगा कि उसे एसी बिजली मिल रही है। यह सटीक उदाहरण है। इन्वर्टर के अंदर बिल्कुल यही हो रहा होता है। सच में? हाँ। 3 फेज मोटर के लिए इन्वर्टर में 6 IGBT स्विच होते हैं जो जोड़ियों में काम करते हैं। मोटर के अंदर भौतिक रूप से तांबे की कॉइल एक गोल घेरे में लगी होती है। ठीक है। जब इन्वर्टर स्विच 1 और 6 को बंद करता है तो करंट फेज 1 की कॉइल से फेज 2 की कॉइल में जाता है। अच्छा। इससे मोटर के अंदर का इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक एक खास दिशा में बनता है और वो बीच के रोटर को अपनी तरफ खींचता है। और फिर अगले ही पल इन्वर्टर स्विच 1 और 2 को बंद कर देता है, जिससे करंट फेज 1 से फेज 3 की तरफ चला जाता है। बिल्कुल। चुंबक अपनी जगह बदल लेता है और रोटर को आगे की तरफ खींचता है। ये तो मोटर के अंदर चुंबक को गोल गोल घुमाने जैसा हुआ। एकदम सही पकड़े हैं। करंट लगातार एक बहुत ही सटीक और तेज क्रम में दिशा बदलता है। लेकिन यहाँ एक और तकनीकी पेच है। वो क्या? अगर हम सिर्फ स्विचों को पूरी तरह से ऑन और पूरी तरह से ऑफ करेंगे तो जो लहर बनेगी वो प्राकृतिक गोल साइन वेव नहीं होगी। अच्छा, तो वो कैसी होगी? वो डिब्बों जैसी चौकोर होगी, मतलब स्क्वायर वेव। एकदम झटके से चालू, एकदम झटके से बंद। और मैं समझ सकता हूँ कि मोटर को ये चौकोर और झटकेदार लहर बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इससे तो मशीन में आवाज होगी और वो गर्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो हम इस डिजिटल चौकोर डिब्बे को एक प्राकृतिक गोल लहर में कैसे बदलते हैं? यहीं पर VFE का सबसे चतुर दिमाग काम करता है, जिसे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या संक्षेप में PWM कहते हैं। PWM? हाँ, ये तकनीक स्विचों को सिर्फ एक बार ऑन और ऑफ नहीं करती। कंट्रोलर पूरी लहर के एक साइकिल को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। ये नाम सुनने में थोड़ा भारी है, लेकिन अगर मैं इसे डिकोड करने की कोशिश करूं तो क्या ये कुछ एक फिल्म देखने जैसा है? वो कैसे? मतलब जब कोई सिनेमा घर में फिल्म देखता है तो स्क्रीन पर असल में कोई गति नहीं हो रही होती। प्रोजेक्टर बस 1 सेकंड में 24 स्थिर तस्वीरें बहुत तेजी से दिखाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारी आंखें उन अलग अलग तस्वीरों को पकड़ नहीं पाती और हमारा दिमाग उन सब का औसत निकालकर उसे एक निरंतर गति या स्मूथ मोशन मान लेता है। ये PWM को समझने की अब तक की सबसे बेहतरीन एनालॉजी है। शुक्रिया। हमारी आंख की तरह ही मोटर भी इतनी तेज गति को अलग अलग करके नहीं देख पाती। कंट्रोलर 1 सेकंड में हजारों बार पल्स की तरह स्विचों को चालू और बंद करता है। अच्छा। अगर उसे लहर को ऊंचा उठाना है, मतलब ज्यादा वोल्टेज देना है, तो वो स्विच को थोड़ी ज्यादा देर तक ऑन रखता है। इसे ही पल्स की विड्थ या चौड़ाई कहते हैं। अगर लहर को नीचे लाना है तो वो पल्स की चौड़ाई कम कर देता है। ओह, तो वो असल में वोल्टेज को धीरे धीरे नहीं बढ़ा रहा है जैसे कोई वॉल्यूम का नॉब घुमाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वोल्टेज हमेशा 100% ही होता है। वो सिर्फ ऑन रहने के समय के साथ खेल रहा है। एकदम सही। अगर 1 सेकंड के 90% हिस्से में स्विच ऑन है तो मोटर उस 90% का औसत निकाल लेगी और उसे लगेगा कि उसे बहुत ज्यादा पावर मिल रही है। हाँ। और अगर सिर्फ 10% हिस्से में ऑन है तो उसे लगेगा कि पावर कम हो गई है। मोटर इन सभी तेज पल्स का औसत निकालकर उसे एक प्राकृतिक साइन वेव के रूप में महसूस करती है। यह इंजीनियरिंग की एक शानदार उपलब्धि है। हम पल्स की चौड़ाई को बदलकर आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित करते हैं। और सबसे अहम बात, हम ये तय कर सकते हैं कि यह पूरा चक्र 0 से शिखर और वापस 0 तक 1 सेकंड में कितनी बार पूरा होगा। अच्छा, यही फ्रीक्वेंसी है? बिल्कुल। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? हम इन स्विचों, डायोड्स और कैपेसिटर के इस पूरे जाल से असल में हासिल क्या कर रहे हैं? हम हासिल कर रहे हैं पूर्ण नियंत्रण। चूंकि किसी भी एसी मोटर के घूमने की गति
सीधे तौर पर इस फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। इसलिए फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित करके हमने मोटर की स्पीड को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। क्या बात है। हम उसे ग्रिड की 50 हर्ट्ज की गुलामी से आजाद कर देते हैं। हम उसे 30 हर्ट्ज, 42 हर्ट्ज या 15 हर्ट्ज अपनी जरूरत के अनुसार कुछ भी बना सकते हैं। ये पूरी यात्रा सच में अविश्वसनीय है ना? हमने पावर प्लांट से आ रही 50 या 60 हर्ट्ज की उस जिद्दी लहर को लिया, रेक्टिफायर के डायोड वॉल्व्स के जरिए हमने उसे एक सीधी नदी में बदला। फिर फिल्टर के बड़े टैंकों यानी कैपेसिटर के जरिए उस नदी के पानी के गड्ढों को भरकर एकदम शांत और चिकना किया। हाँ। और अंत में इन्वर्टर के सॉलिड स्टेट स्विचों और PWM की फिल्म जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी की कृत्रिम लहरें बना ली। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। यह सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं है, इसका वास्तविक दुनिया पर जो प्रभाव है वो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है। वो कैसे? जब एक भारी कंप्रेसर को अपनी 100% क्षमता की जरूरत नहीं होती तो ये VFD उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देता है, मोटर धीमी हो जाती है। जो मशीन पहले हमेशा पूरी ताकत से दौड़ रही थी वो अब रेंग भी सकती है और टहल भी सकती है। अच्छा। यह ऊर्जा की इतनी भारी बचत करता है कि बड़े कारखानों, डेटा सेंटरों और गगनचुंबी इमारतों का बिजली का बिल लाखों रुपए प्रति माह तक कम हो जाता है। और ग्रिड पर पड़ने वाला वो भयानक इनर्स करंट का झटका भी खत्म हो गया, क्योंकि अब मशीन शून्य से धीरे धीरे अपनी गति पकड़ सकती है। बिल्कुल। यही कारण है कि आज आधुनिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बड़े पानी के पंप और वेंटिलेशन पंखे इतने कुशल हो गए। अगर हमारे पास ये तकनीक ना होती तो आज हमारी दुनिया की मशीनें न जाने कितनी भयानक मात्रा में बिजली बर्बाद कर रही होती। हम अभी भी उस आदिम ऑन और ऑफ के युग में ही जी रहे होते। इसमें कोई शक नहीं है। और डैनफॉस जैसे निर्माता इन प्रणालियों को लगातार इतना सटीक और संवेदनशील बना रहे हैं कि मशीनें वातावरण में 1 डिग्री तापमान की तब्दीली को भी समझकर अपनी मोटर की स्पीड को उसी क्षण एडजस्ट कर लेती हैं। बिल्कुल। ये पूरी तरह से एक स्वचालित और बुद्धिमत्तापूर्ण इकोसिस्टम है। एक धातु और तारों से बनी मशीन के अंदर की ये दुनिया किसी तिलिस्म से कम नहीं है। ये देखना अद्भुत है कि कैसे इंसानी दिमाग ने प्रकृति के एक बहुत ही मूल बल, बिजली को अपनी उंगलियों पर नचाना सीख लिया है। सच में ये बहुत ही प्रभावशाली है। खैर, आज की इस गहरी तकनीकी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार पर गौर करना चाहूंगा। बताइए। आज हमने देखा कि कैसे VFD के अंदर हम केवल डिजिटल ऑन ऑफ पल्स का इस्तेमाल करके, वो भी इतनी तेजी से कि पकड़ में ना आए, एक पूरी तरह से प्राकृतिक और निरंतर लगने वाली एनालॉग वेव की नकल कर सकते हैं। हमने इन माइक्रो स्विचों के मायाजाल से भारी भरकम भौतिक मोटरों को पूरी तरह से चकमा दे दिया है। मोटर को लगता है कि उसे एक असली और प्राकृतिक लहर मिल रही है, जबकि असल में वह सिर्फ बहुत तेज डिजिटल झटके खा रही है। बिल्कुल। तो क्या यह संभव है कि हमारे आसपास के इस भौतिक संसार की और भी कई चीजें, जिन्हें हम बहुत प्राकृतिक, निरंतर या स्मूथ मानते हैं, जैसे कि चाहे वो रोशनी का बहाव हो, ध्वनि की लहरें हों या शायद खुद समय का गुजरना ही क्यों ना हो, असल में किसी बहुत गहरे स्तर पर बहुत ही तेज डिजिटल पल्स का एक मायाजाल हो? ओह, ये तो बहुत गहरा विचार है। क्या ये हो सकता है कि ब्रह्मांड की पूरी प्रकृति भी किसी क्वांटम स्तर पर बस ऑन और ऑफ का ही कोई अनंत खेल खेल रही हो, जिसे हमारी आंखें और हमारी मशीनें सिर्फ एक स्मूथ मोशन के रूप में देखने के लिए मजबूर हों? इस बारे में जरूर सोचा जा सकता है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।